नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नरेंद्र मोदी को शायद इतना डराती है कि वो तमाम सारे राजनीतिक प्रपंच करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह के हालात हैं, उन हालात में भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी पतली है कि वो छोटे छोटे दलों को तोड़कर किस तरीके से अपनी सत्ता लाने के लिए बेताब है। निश्चित रूप से जिस तरीके के काम हो रहे हैं वो अपने आप में इस देश के लोकतंत्र को लजा रहे हैं। हालात क्या हो गए हैं? हालात यदि देखिए तो जहां पर जाइए वहीं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनता दिखाई देता है और इस माहौल का असर है। यदि आप बात करें जिस तरीके से बिहार में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से तोड़ करके और अपने साथ मिलाया हुआ है, बताता है कि जो वो दावा करते हैं अब की बार 400 पार, वो वास्तव में कोरा और झूठा दावा है। असलियत में उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है कि वो 225 सीटें ले आए, इस हालत में भी आज नहीं है। और राम के नाम पर जिस तरीके से उन्होंने खेल किया, धर्म के नाम पर जो तमाम नफरत फैलाते हैं और सब चीजें करते हैं, उन सब का असर असल में जमीनी तौर पे नहीं है। आज लोग रोजगार की बातें कर रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। और हालात क्या हैं? जब लालू यादव, तेजस्वी और कांग्रेस के दबाव में नीतीश कुमार को सिर्फ 17 महीने में, जो वो 17 साल में नहीं करे, वो सिर्फ 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य क्या था? नौकरी, रोटी, रोजगार, आर्थिक न्याय, चिकित्सा बेहतर हो, शिक्षा बेहतर हो, बिहार में विकास हो, निवेश आए, ये हम लोगों का असल मुद्दा था। तो अगर आप देखेंगे जो 17 साल भाजपा का और 17 महीना हमारा, तो ऐतिहासिक काम हुआ। जाति आधारित गणना हुआ, रिजर्वेशन जो है वो हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया जो अब तक नहीं हुआ। आप देखिएगा 2 लाख से भी ज़्यादा नियुक्तियाँ पत्र शिक्षा विभाग ने बांटने का काम किया एक दिन में, जो आज तक कहीं भी किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। IT पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। हम लोगों ने टूरिज़्म पॉलिसी लाने का काम किया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया। यानी खेलोगे तो भी नौकरी मिलेगी, पढ़ोगे तो भी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हम लोगों का एजेंडा जो था वो बिल्कुल साफ था। अब क्रेडिट लेने की बात, वो कहते कि क्रेडिट लेंगे, तो इसका मतलब तो ये भी है कि वो भाजपा को चिता रहे। अब भाजपा सरकार में आई है, काम करेगी तो अपना क्रेडिट नहीं लेगी क्या? तो हमारा लगभग 79 विधायक, उनके 45 विधायक, विभाग हमारा, मंत्री हमारे, काम हमारा, तो क्रेडिट लेंगे नहीं, हम तो क्रेडिट लेंगे ही। तो ये बेकार की बातें हैं, उनको बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ भी अनर्गल बातें वो कहते रहेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, यही 15 अगस्त को 2022 में इन्होंने ऐलान किया था 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी। वो किसका चुनावी एजेंडा था 2020 में? और 20 में नीतीश कुमार जी क्या कहते थे? असंभव है, कहाँ से लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा, ये कहा करते थे। और 9 अगस्त को 2022 को हमारी सरकार बनी, एक हफ्ते के अंदर उसी मुख्यमंत्री से बुलवाया जो असंभव कहता था, उसी से ऐलान करवाया और उसी से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। इसके अलावा अपना रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए का लोन देने की व्यवस्था की है और ये सारे उन विभागों ने किए जो विभाग या तो आरजेडी के पास थे या कांग्रेस के पास थे। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार घबरा गए, नरेंद्र मोदी घबरा गए और उन्होंने मिल करके
ये खेला कर दिया। चलिए सरकार चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन हालात खराब हैं इसका संकेत मिल गया है। राहुल गांधी ने मणिपुर के दर्द को समझा। My name is Zoe. So we have come to meet Rahul ji today to represent people and also to present some of the hardships that we have been going through since the 3rd of May last year. So we know that it's complete breakdown of law and order situation in this state. This has been building up. You know, this whole situation has been building up for a while now. We cannot access the universities, cannot access the healthcare, we cannot access anything. So where are we now? It makes us impossible to defend ourselves, you know. There's no truth to it, there's no justice to it. And so now we want peace, but there can be no peace without justice, you know. Look at the women paraded. We've not seen justice for them, you know. And there's so many other cases. We were there for the burial. So many coffins, empty coffins, just bones in some. And the state has not done anything. What has the state done? People are in the same relief camp where they were from the 3rd of May. I mean, meeting, you know, victims, meeting survivors, meeting the parents of these victims. And no, it's so heartbreaking, you know. You keep meeting people, they are in the relief camps. You go meet them. What hope can we offer them? We are nothing, you know. और वहां के दर्द को समझ करके उन्होंने मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। और उस न्याय यात्रा के जो 5 थीम थे उनमें सबसे बड़ा रोजगार है, युवाओं के हक की बात है, उनके न्याय की बात है, लड़कियों के हक की बात है, उनके न्याय की बात है, किसानों के हक की बात है, उनको न्याय देने की बात है, और सामाजिक न्याय की बात है, आर्थिक न्याय की बात है। यह न्याय देने का पंच है और उसी के तहत वो चले। वहां से पूरे नॉर्थ ईस्ट में होते हुए असम में बड़ी बाधाएं डाली गई। वहां के मुख्यमंत्री ने बड़ा प्रयास किया और उसी समय यह यात्रा जब अब बिहार पहुंच रही है तो वहां पर कांग्रेस के 2 खत्म हो चुके लोगों को वो अपनी पार्टी में शामिल करा के ऐसे पेश करते हैं जैसे लगता है उन्होंने पता नहीं किसको शामिल करा लिया है। यह दशा है। पश्चिम बंगाल जब पहुंची यात्रा तो ममता बनर्जी को दर्द होने लगा, उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्होंने तमाम टीएमसी के लोगों ने तमाम संकट पैदा किए, बावजूद इसके जनता उभर के आई। जहां से राहुल गांधी निकले सब कोई आगे आया। और जब आज वो बिहार पहुंची तो उसने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सारी साजिशों को फेल कर दिया। आज जो भव्य स्वागत हुआ राहुल गांधी का, और करीब 1.5 लाख लोग जो हैं आज उनके लिए जुटे, वो अपने आप में यूनिक था। जहां कहते कांग्रेस खत्म है वहां पर यह स्थिति थी। और राहुल गांधी जब चले तो आरजेडी के भी लोग आए अपना झंडा लेकर और राहुल गांधी की यात्रा में हिस्सा लिया। अब राहुल गांधी की यात्रा में कहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी वगैरह ना आ जाएं, इसको रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने साजिश रची और लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार को ईडी ने तलब किया, आज ही किया। और अभी 2 दिन तक इसी तरह के खेल चले जिससे वो उलझे रहे और वो यात्रा में शामिल नहीं हो सके। बहरहाल इस तरह की साजिशें लगातार हो रही हैं और इन साजिशों का दौर ऐसा है कि कुछ भी कर, लेकिन जहां एक लालू प्रसाद यादव पे किस बात का आरोप लगता है कि उन्होंने नौकरियां दी, तो नौकरी देके बुरा किया था क्या? आप कहते हैं कि उन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली, तो सब जमीन तब हम लेंगे जब नौकरी में भर्ती हम करेंगे। भर्ती करने का तो उन्हें अधिकार ही नहीं था। और भर्ती के लिए एक भर्ती बोर्ड होता है रेलवे का, और वो मंत्री के अधीन नहीं होता है, वो अलग सेपरेट काम करता है। उस बोर्ड ने भर्ती करी, उस बोर्ड ने सबने कहा कि नहीं निष्पक्ष भर्ती हुई। तो साहब जब निष्पक्ष हुई तो नौकरी के बदले जमीन, ये कौन सा है, कौन सी बात कह रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में यदि है दोष तो उन अफसरों का है
जिन्होंने ऐसी भर्ती करी यदि गलत है, वो तो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल सही भर्ती हुई है, मेरिट पे हुई है, सारी परीक्षाओं में अच्छे पास हुए हैं, लड़के अच्छे से इंटरव्यू निकाले हैं और सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सवाल उठता है तो लगता है अब क्या है, नीतीश कुमार क्या बहाना दे रहे हैं कि साहब वहां पे हम परेशान हो रहे थे। क्यों परेशान हो रहे थे? क्योंकि उन्होंने भर्तियों का श्रेय ले रहे हैं। अरे भैया भर्ती कराइए तो लेंगे। यदि आप इतना ही था तो 17 साल में आपने क्यों नहीं किया? यदि इतना ही था, कर्पूरी ठाकुर को लेकर के आप बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो इतने साल आप उनके साथ थे, तब क्यों नहीं कुछ किया? अब तो सिर्फ इस दबाव में उन्होंने दिया है क्योंकि राहुल गांधी ने छेड़ दिया कि जातिगत जनगणना पूरे देश में कराएंगे। और इसके अलावा दूसरी चीज, और जो बिहार में जातिगत गणना तब हो सकी जब कांग्रेस और आरजेडी साथ में थे, भाजपा साथ में थी, तब नहीं कर सके थे। तो यह साबित करता है। और 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार का, तब आपने कहा था कहां से इतनी नौकरी हो जाएंगी 5 साल में, जो वादा कर रहे हैं तेजस्वी की हम 10 लाख नौकरी देंगे। साहब तेजस्वी ने तो दिखा दिया कि 17 महीने में वो 5 लाख नौकरी दे सकते हैं, आप 17 साल में नहीं दे पाए। नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के शासनकाल में कुल 9 लाख नौकरियां दे पाए, और उन 9 में भी 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां हैं। इससे आप समझ सकते हैं, यानी वो सिर्फ 5 लाख ही नौकरियां दे पाए, और यहां तो सबको पक्की नौकरियां मिली। तो इससे समझा जा सकता है। और जिन विभागों में मिली वो भी जेडीयू के विभाग नहीं थे, आरजेडी और कांग्रेस के विभाग थे। इससे समझा जा सकता है। और तेजस्वी कहते हैं हम जब तक रहेंगे युवाओं के लिए करेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े या कुछ, हम डरते नहीं हैं, हम करना जानते हैं, करेंगे। इसी तरह से यही सारे डर हैं। उधर दूसरी तरफ बीजेपी और नवीन पटनायक की पार्टी दोनों मिल करके जिस तरीके से पूरा एक लंबे समय से एक साजिश रचे हुए हैं, और वहां पर आज वो उड़ीसा में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, वहां पर वो उनकी समस्याओं की बात कर रहे थे कि जो वायदे 2005 में उन्होंने, उनकी सरकार ने किए थे और कहा था 2011 में पूरे हो जाएंगे, वो आज तक 2024 तक पूरे नहीं हुए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी झूठ बोल के आए थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कि हम इतने का सिलेंडर देंगे, इतने का ये देंगे, इतने के मोदी की गारंटियां। तो मोदी की गारंटियां फ्रॉड की गारंटियां हैं। और नवीन पटनायक और ये लोग मिलकर के जिस तरीके से खनन घोटाले और सारे घोटाले किए, उन पर कार्रवाई होगी नहीं, क्योंकि आप पट्टा पहने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो इस तरह की दशा है, इसलिए डरते हैं। और कांग्रेस वहां बिल्कुल एक्टिव हो गई है, और जिस तरीके से उड़ीसा में एक्टिव हुई है और जिस तरीके के हैं, उससे घबराए हुए। इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कल गए उत्तराखंड में भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बात की और सारी चीजें डिस्कस करी कि किस तरीके से एक छोटा सा राज्य है, उसकी स्थिति है, उसको सुधार नहीं पा रहे हैं, न नौकरियां हैं, न कुछ है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा हो गया है। और राहुल गांधी ने इसे और बड़ा कर दिया राष्ट्रीय रूप, क्योंकि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और सबको हक दिलाएंगे। सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा, गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है,
जो छोटी दुकान चलाता है उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी भी मदद करने का काम करे। और इसकी शुरुआत भी अपने राज्यों में कर दी। तेलंगाना में घोषणा हो चुकी है जातिगत जनगणना की, और जगह भी हो जाएगी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये वास्तव में सिर्फ साजिश रच रहे हैं, और साजिश रचने के बाद में स्थिति है इस देश की जनता इसे समझने लगी है और उसका जवाब देने लगी है, और लगातार जवाब दे रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन यहां तो सब इसी तरीके से चल रहा है। नीतीश कुमार के लिए 2017 में एक बड़ी बात कही थी शशि थरूर ने। उन्होंने कहा था यह शख्स चालाकी के साथ साथ मक्कार है, और इसकी मक्कारी जो है वही सामने। और आज हम फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं, अब हम भाजपा में आ गए, अब कहीं नहीं जाएंगे। इसके पहले जब भाजपा से बाहर आए थे, पिछली बार बोले थे कि अब हम भाजपा छोड़ आए, अब हम मरते मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। उसके बाद में फिर जब आए 2022 में तो फिर कहा मरना कबूल है, बीजेपी में आना। इतने तो गिरगिट रंग नहीं बदलता है, उतने रंग बदल दिए उन्होंने। 9वीं बार उन्होंने शपथ ले ली, लेकिन साहब ड्रामे पूरे चालू हैं। तो शशि थरूर की बात जो 2017 में कही थी वो आज भी साबित होती है, और स्थायी तौर पर साबित होती है। वही एक और गिरगिट है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। वो लगातार अपने रूप बदलता रहता है। इतने साल से वहां करीब 15 साल होने आ रहे हैं, और वहां पर सत्ता में है, और सत्ता के बाद बदनाम करके वो आया था शीला दीक्षित को। तो आज उसने न रोजगार दिए हैं न कुछ दिए हैं। कहानी बताएंगे कि यदि हर व्यक्ति को रोजगार दे दें और ये दे दें और वो कर दें नरेंद्र मोदी, तो हम सब छुप जाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे। सब राजनीति छोड़ने की तो हर बार बात कहते हैं। पहले तो कहते थे राजनीति में ही नहीं आएंगे, फिर राजनीति में आ गए, फिर बोले चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव लड़ गए, फिर बोले पद नहीं लेंगे, पद भी ले लिया, फिर बोले कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, और सब कुछ ले लिया। अब यह है कि एक्स्ट्रा ले लिया, और एक्स्ट्रा नहीं कई गुना ले लिया। तो साहब ये भी एक विपक्ष है, इनके फ्रॉड से भी वाकिफ रहिए, क्योंकि ये भी आरएसएस की ही पैदाइश है जैसे कुछ और लोग, और वो सिर्फ उस निरेशन में चलते हैं। ये जब समझ जाएंगे तो एक बहुत अच्छी बात एक बिहार में एक छोटे से नया युवा पत्रकार है, उसने कही कि भाई दुनिया जब इधर उधर बदलती है तो सबसे बड़ी बात वोटर की है। वोटर क्यों मूर्खता करता है? वोटर को तो चाहिए ना कि ऐसे दल बदलुओं को कहीं पर सपोर्ट ना करें, और वो आए तो उनको जलील करें और भगाएं। आप देखिए उसका तमाशा। तो यह स्थिति, इसलिए राहुल गांधी ने तो डरा दिया है, और राहुल गांधी इकलौते हैं जो लड़ रहे हैं। इसलिए पूरी देश और दुनिया ये जान रही है कि यदि आरएसएस बीजेपी से कोई लड़ सकता है, नरेंद्र मोदी से लड़ सकता है, तो राहुल गांधी से। और राहुल गांधी के इस बात को नरेंद्र मोदी भी समझते हैं, इसीलिए उनका हमला सदैव, चाहे वहां पर कांग्रेस मजबूत हो ना हो, गांधी नेहरू परिवार पर ही होता है, कांग्रेस पर ही होता है। तो यह है गणित, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को अपना हार स्पष्ट नजर आ रही है। जय हिंद।